अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो चुका है। हमारी बुक का सेकंड चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। इसके एमसीक्यूज़ और रिव्यू क्वेश्चंस शुरू कर चुके हैं। हम रिव्यू क्वेश्चंस के पोर्शन में पहले 5 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है हम इससे एक कदम और आगे बढ़ें। So in this video we are going to study 3 further questions, 6th, 7th और 8th को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस के नोट्स बना रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि खाली समझ लेने से आपको वक्ती तौर पर तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब तक आप इन्हें लिख नहीं लेंगे और अपने फर्दर यूज़ के लिए एक नोट्स के फॉर्म में तश्कील नहीं देंगे, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी जब भी आप इन्हें अगली बार प्रिपेयर करने के लिए आएंगे। अभी कॉन्सेप्ट्स फ्रेश हैं और अभी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाने आसान होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से पुराने होते चले जाएंगे, आप अगले चैप्टर्स पे मूव ऑन करते जाएंगे, तब आपको इनके नोट्स बनाने थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे। सो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं और अपने लर्निंग के प्रोसेस को बूस्ट अप करते चले जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के पहले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का तो ये पहला रिव्यू क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर का 6th है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स, वी नो दैट वेव्स मैनिफेस्ट द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, सवाल के इस हिस्से में हमें बताया जा रहा है कि कोई भी वेव ये 3 फिनोमेनाज मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्ट से मुराद ये है कि ये फिनोमेनाज वेव की नेचर का हिस्सा है, वेव की फितरत में शामिल है। डज साउंड ऑल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर सवाल शुरू होता है इस अगले पोर्शन से, कहता है क्या साउंड भी ये तीनों फिनोमेनाज मैनिफेस्ट करती है या नहीं। क्योंकि हम कहते हैं कि साउंड एक वेव है, तो साउंड को ये तीनों फिनोमेनाज करने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बिल्कुल इससे पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें हमसे सबूत मांगा गया था कि साबित कीजिए साउंड भी एक वेव है। और ये बात साबित करने के लिए कि साउंड एक वेव है, हमने इन्हीं तीनों दलाइल का सहारा लिया था। हमने कहा था कि अगर वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन करे तो हम कहते हैं कि ये वेव की नेचर है। तो अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी, कोई और चीज भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेनास कर सके तो हम कह देंगे वो चीज भी असल में चीज नहीं बल्कि वेव है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वेव रिफ्लेक्शन कर रही है। हम देखते हैं कि यहां पर एक इंसिडेंट रे आती है और ये इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड इस सॉलिड सरफेस पे टकराती है और टकरा कर किसी खास एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कुछ खास एंगल भी बन रहा है। ये एंगल इंसिडेंस एंगल है और इसी तरह से रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसका भी एक एंगल बन रहा है। इसे रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वेव्स अगर रिफ्लेक्शन करती हैं तो साउंड भी रिफ्लेक्शन का अमल यहाँ पर एग्जिबिट कर रही है, दिखा रही है। साउंड कैन डू रिफ्लेक्शन, यस वी आर डन, हम साबित कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगली बात रिफ्रैक्शन की है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन कहते हैं किसी वेव का एक से दूसरे मीडियम में दाखिल होना। इस बात को हम वैसे तो बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फिर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये
आपके रूम की वॉल है और वॉल एक दूसरा या डिफरेंट मीडियम है, ये एयर है। आप देख सकते हैं कि साउंड एयर में ट्रेवल करती हुई आ रही है और एयर में ट्रेवल करती हुई ये इस दूसरे मीडियम पर टकराई और टकरा कर दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई और दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपने असल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई। इसी ही को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो ये वेव्स रिफ्रैक्शन का अमल भी कर रही है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप यहां पर साबित कर रहे हैं कि वेव रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी करती है। सो रिफ्रैक्शन भी साबित हो गया। चलिए अब थर्ड फिनोमेना डायफ्रैक्शन की जानिब। हम इसकी सपोर्ट में डिटेल डिस्कशन अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। रेफरेंस के लिए यहां पर देख लेते हैं कि ये वेव्स जो एक खास वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव फ्रंट क्या है हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो साउंड की वेव्स एक खास वेव फ्रंट की फॉर्म में आई, इस छोटी सी स्लिट में से पास करके आप देख सकते हैं ये बेंड हो गई और इसी बेंडिंग के अमल को तो डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर वेव्स डायफ्रैक्ट भी हो रही हैं। सो क्योंकि वेव्स तीनों फिनोमेनास एग्जिबिट करती हैं और यहां पर यही तीनों फिनोमेनास साउंड भी एग्जिबिट कर रही है, तो लिहाजा साउंड भी एक वेव है और हम ये बात कह सकते हैं कि यस, साउंड मैनिफेस्ट ऑल दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। साउंड भी ये मैनिफेस्ट करती है, साउंड भी ये एग्जिबिट करती है। जो तीनों किसी और वेव की प्रॉपर्टीज हैं वो साउंड की भी हैं। स्टूडेंट्स ये था बहुत सिंपल सा 11.6 रिव्यू क्वेश्चन। की डिटेल तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे फास्ट कवर किया हमने। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा इस चैप्टर का और इस लेक्चर का अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको डिफरेंस लिखना है दो क्वांटिटीज का, बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो वो दो क्वांटिटीज जिनका डिफरेंस आपको लिखना है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट आपको बताना है कि लाउडनेस और दूसरा ये बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फर्क है। तो याद रख लीजिए कि जब भी आपको डिफरेंस का एक ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपने अगर तो डेफिनेशन उनकी बनती है, डेफिनेशन मौजूद है, तो सबसे पहला डिफरेंस डेफिनेशन का लिखना है। डेफिनेशन का डिफरेंस बताते बताते उन दोनों क्वांटिटीज का जो मेजर या फंडामेंटल या बुनियादी फर्क आप बता देंगे। जैसे कि हम अगर लाउडनेस को डिफाइन करें, लाउडनेस की हेडिंग डाल के, तो लाउडनेस को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक आवाज़ की ऐसी खसूसियत, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप एक बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क बयान कर सकें। जैसे कि मैं भी आपके सामने बोलता बोलता एकदम मध्यम आवाज़ में बोलना शुरू कर दूं, तो आप ये सुनकर बता सकते हैं कि सर ने अपनी लाउडनेस कम की है। सो ये फिनोमेना या ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसकी वजह से आप एक बुलंद और एक मध्यम या धीमी आवाज़ का फ़र्क बयान कर सकें, फ़र्क कर सकें, वो लाउडनेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स लाउडनेस की डेफिनेशन भी यही है। लाउडनेस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। सो सबसे पहली चीज़ लाउडनेस की आपके सामने आ गई, उसकी डेफिनेशन। फिर आप इसी तरह से इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे। सो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मैं आपके साथ अपनी प्रीवियस क्लास में, जो आपकी इस टॉपिक की क्लास थी, उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स साउंड वेव है और वेव्स आप जानते हैं कैरियर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो स्टूडेंट्स वेव जहाँ पर जाती हैं, जहाँ से जाती हैं, एनर्जी साथ लेके जाती हैं। तो अगर ये एक ख़ास एरिया है, यहाँ से कुछ वेव्स गुजर रही हैं, तो स्टूडेंट्स यकीनी बात है कि इस एरिया में से गुजरते हुए वेव्स बहुत सारी एनर्जी को अपने साथ लेके जा रही होंगी।
सो जितनी एनर्जी इस एरिया में से 1 सेकंड में गुजर रही है, मिसाल के तौर पे इस एरिया की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है और इस एरिया की जो विड्थ है लेट्स से वो भी 1 मीटर है, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जितनी भी एनर्जी इस एरिया में से 1 सेकंड में गुजर जाए वो इस साउंड की इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इंटेंसिटी को चलिए डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन के मुताबिक बुक की। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज साउंड इंटेंसिटी। इसे आवाज की शिद्दत भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद दूसरा मेजर डिफरेंस जो आएगा वो इनके यूनिट्स का। अब आपको याद होगा लाउडनेस के यूनिट्स मैंने आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल वाले टॉपिक में बताए थे। इट इज मेजर्ड इन बेल। ये बेल की फॉर्म में मेजर होते हैं। इसके बरअक्स स्टूडेंट्स इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, चलिए वो भी लिख देते हैं। इंटेंसिटी के यूनिट्स भी हम जानते हैं, हम कर चुके हैं। इंटेंसिटी स्टूडेंट्स इट इज मेजर्ड इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर WM-2। सो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर की सूरत यानी उसके यूनिट्स में मेजर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इनके। अब सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है। आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी हेडिंग करवाई थी इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स वो टॉपिक में तो मैं करवा चुका हूं, क्योंकि अब सवाल है तो उसे थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लेते हैं। लाउडनेस यानी आवाज की बुलंदी। हमने कहा था कि जो आवाज जितनी ज्यादा बुलंद होगी, लाउड होगी, जाहिर है वो अपने साथ उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेकर ट्रेवल करेगी। तो आपको याद होगा क्लास में मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। मगर ये क्या कहना दुरुस्त है कि लाउडनेस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? याद कीजिए मैंने कहा था कि जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, मध्यम तरीन आवाज, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी को I0 कहते हैं। वो क्या होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स वो जो लाउडेस्ट साउंड है जिसे हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर जस्ट I कहूँ तो वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। आपको याद होगा मैंने एक ऐसी छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ की थी और कहा था कि एक तरफ वैल्यू 10⁻⁻12 है और एक तरफ वैल्यू 1 है। इनके दरमियान बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, यानी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं। सो ऐसे में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ती जाती है। अब दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁻12 से लेके 1 तक, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में हम प्रोपोर्शनैलिटी नहीं यूज़ किया करते, हम इक्वेशन का या क्वांटिटीज़ का लॉग ले लिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर यही किया था, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ I, लॉग ऑफ इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यही तो रिलेशन है बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो फाइनल बन जाएगा L इज इक्वल टू K log of I. So this is the formula for the loudness and intensity of a non sound. तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सवाल का कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ आपको ये ज़रूर बताऊँ कि आपने इस सवाल में लिखना क्या है। तो डेफिनेशंस और यूनिट्स डिफरेंस में आ गए, साथ रिलेशन में आप ये 3 स्टेप्स ज़रूर लिखेंगे, ये वाले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने इस चैप्टर के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज के लेक्चर का थर्ड रिव्यू क्वेश्चन और चैप्टर का 11.8 क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो हमें इस सवाल में किसी चीज के फैक्टर्स को डिस्कस करना है। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। किन फैक्टर्स पर किसी आवाज की लाउडनेस डिपेंड करती है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी आवाज की लाउडनेस को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड पढ़े थे। क्या थे फैक्टर्स, याद कीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स क्या थे, कैन यू रिकॉल, आपको याद आते हैं। सबसे पहला और मेजर फैक्टर स्टूडेंट्स हमने कहा था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो यकीनन साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल थी हमारी गिटार की स्ट्रिंग। अगर हम गिटार की स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्लग करें तो इसकी वाइब्रेशन थोड़े से एम्पलीट्यूड पर होगी और इसकी फीबल या फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा प्लग कर दें तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल और दी थी कि अगर हमारे पास ड्रम कहीं पर कोई बीट कर रहा है तो ड्रम अगर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बीट करे कि ड्रम की शीट की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम हो, यानी वो शीट अपनी मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर ना जाए वाइब्रेट करते हुए, तो ड्रम की लाउडनेस भी कम होती है। ऐसे में अगर ड्रम बीट करने वाला ज़ोर ज़ोर से ड्रम बीट करेगा तो स्टूडेंट्स जो वाइब्रेशन होगी शीट की उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वजह से लाउडनेस ऑफ द साउंड बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स याद होगा आपको सेकंड फैक्टर, द सेकंड फैक्टर वाज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स हमने इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर हमारे घर में जो किसी फंक्शन के लिए छोटी सी ढोलक होती है, छोटा सा ड्रम होता है, उसे अगर बीट किया जाए तो उसे बीट करने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स वो बहुत फीबल है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। इसके बरक्स अगर बड़ा ड्रम जो बड़े फंक्शंस के लिए होता है उसे अगर बीट किया जाए तो स्टूडेंट्स उस ड्रम की जो साउंड है वो बहुत लाउड होगी। सो दिस विल प्रोड्यूस लाउड साउंड, दिस विल प्रोड्यूस अ फेंट साउंड। सो स्टूडेंट्स we are done with the two major factors which are affecting the loudness of sound. Students एक और फैक्टर भी था, याद कीजिए। The third factor was the distance. कौन सा distance? Distance from vibrating body. VIB स्टूडेंट्स वाइब्रेटिंग की शॉर्ट फॉर्म है। वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला भी एक फैक्टर था। हमने कहा था कि अगर यहाँ पर एक ड्रम बीट किया जा रहा हो और हम उस ड्रम के बिल्कुल करीब में खड़े हो तो ऐसे में जो एनर्जी साउंड की फॉर्म में हम तक आ रही है, जो साउंड की वेव्स हम तक आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम थोड़ा सा ज़रा दूर खड़े हों, फासला ज़्यादा हो, तो हम तक आने वाली आवाज़ मध्यम हो जाएगी, लेस लाउड होगी। सो इस केस में वी विल हेयर अ वेरी लाउड साउंड एंड इन दिस केस वी विल हेयर अ फेंट साउंड। तो स्टूडेंट्स लाउडनेस तीसरे मेजर फैक्टर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है। सो जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट ये 3 नाम लिखने हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ जाए तो आपको इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन भी करना होगा।
स्टूडेंट्स ये तमाम एक्सप्लेनेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं और मैं इन्हें ड्यूरिंग द टॉपिक डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों क्वेश्चंस का एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिव्यू देखा। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मैक्सिमम एक्सटेंट पर हमने कोशिश की कि इन्हें कैसे अटैम्प्ट किया जाए वो भी आपको बताया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूँगा आपसे आने वाली अगली वीडियो में विद न्यू रिव्यू क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।